Hi students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to discuss about BPSC Code 131 Introduction to Political Theory. ओके आज हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके एंड जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. ठीक है, वन रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप सीधे इस लिंक पे आ सकते हैं कॉल्ड एज shop.hindustanknowledge.com. ओके, आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आप कोड टाइप करके गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं. अगर आपको यहाँ पे परचेज़ करने में कोई इशू आ रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9580023321. सो लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is state and describe various forms of state. स्टेट क्या है और अलग अलग जितने भी टाइप के स्टेट हैं वो हमें बताइए. स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्न्स अ डेफिनेट टेरिटरी एंड इट्स पीपल. जैसे कि ये है एमपी. ओके, तो एमपी की गवर्नमेंट ये रही. एमपी की गवर्नमेंट क्या करेगी? एमपी के लोगों को रूल करेगी. जितने भी लॉज वगैरह है वो कौन बनाएगा? एमपी बनाएगी. अच्छा, स्टेट की जो लिमिटेशंस हैं वो अलग रहती है, जैसे एजुकेशन, लाइब्रेरी, पब्लिक की हेल्थ एंड सैनिटेशन, इस पे वो लॉज बिल्कुल बना सकती है. ठीक है, यहाँ के लिए एमपी के लिए ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है. मेक लॉज एंड दैट आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन लिविंग देयर. यहाँ के लॉज एमपी के लोगों के लिए बहुत बाइंडिंग होते हैं. इन पॉलिटिकल साइंस अ स्टेट is considered a permanent institution that exists to maintain order, protect people and promote welfare. पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को क्या माना जाता है? एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है जो क्या काम करता है? एक तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, लोगों को प्रोटेक्ट करता है और वेलफेयर को प्रमोट करता है. ठीक है, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक स्टेट के. क्या क्या होते हैं? सबसे पहले पॉपुलेशन होनी चाहिए. लोग, पॉपुलेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही. द पीपल हु लिव्स इन द स्टेट. टेरिटरी, एक फिक्स बाउंड्री होती है, राइट, कि ये है बाउंड्री एमपी की. ठीक है, इसके बाहर कोई और स्टेट लग जाएगा, इस तरफ कोई और स्टेट है, नीचे की तरफ कोई और स्टेट है, इस तरफ कोई और स्टेट है. तो एमपी की जो बाउंड्री है वो यही है. अथॉरिटी दैट मेक्स एंड एनफोर्स लॉ. एक अथॉरिटी होगी यहाँ पर जो क्या करेगी? एमपी के लिए लॉ बनाएगी. सी, एमपी के स्पेसिफिक लॉज भी तो होते हैं, ऐसे हर स्टेट के रहते हैं, लैंड को लेकर रहते हैं और लॉज डिफाइंड होते हैं जो एमपी के लोगों पे अप्लाई होते हैं. सॉवरेनिटी, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल. सी, अगर एमपी में किसी भी, जैसे कि लाइब्रेरी को लेके कोई डिसीजन लेना है कि हमारे स्टेट में टोटल 10 लाइब्रेरीज़ की और ज़रूरत है, तो क्या हम किसी और से पूछने जाएंगे? क्या हम दिल्ली वालों से पूछेंगे या फिर महाराष्ट्र वालों से पूछेंगे? नहीं, हम खुद डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं. विदाउट एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स अ स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट. इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर मिस हो जाता है तो वो स्टेट नहीं कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अ गवर्नमेंट विदाउट सॉवरेनिटी और अ टेरिटरी कैन नॉट बी कॉल्ड अ स्टेट. बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट नहीं है या कोई टेरिटरी नहीं है तो हम उससे स्टेट नहीं बोल सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ आती है फॉर्म्स ऑफ स्टेट की. स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल यूनिट्स. सी, स्टेट्स को अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया जाता है. ठीक है, कहीं पावर सिर्फ सेंटर के पास रहती है, कहीं पावर सिर्फ स्टेट के पास रहती है, हैवी पावर रहती है, और कहीं दोनों मिलकर चला रहे हैं. और कहीं पर क्या होता है कि स्टेट स्ट्रॉन्ग तो रहता है लेकिन जब इमरजेंसी आती है तब सारा पावर सेंटर के पास पहुंच जाता है. हम ये चारों तरीके के स्टेट्स को अभी देखने वाले हैं. सबसे पहले फॉर्म आता है यूनिटरी स्टेट. यूनिटरी स्टेट में क्या होता है? सारे पावर्स किसके पास रहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट. लोकल या फिर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो किसके अंडर काम कर रही हैं? सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर.
समझ में आया? उनके पास इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं होते, वो खुद से डिसीजंस नहीं ले सकते। कौन यहाँ स्ट्रांग है? फीचर्स क्या है इसके? कौन स्ट्रांग है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है। यूनिफॉर्म लॉज थ्रू आउट द कंट्री, एक लॉ रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, सबके लिए एक लॉ रहेगा और वही पूरे देश में अप्लाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स हैव लिमिटेड अथॉरिटी, उनके पास लिमिटेड अथॉरिटी रहती है, वो अपने मनचाहे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है इसके? यूके, फ्रांस, जापान, यहाँ पर यही चीज़ें चल रही। ये जो स्टेट है वो किन के लिए सूटेबल है? जो छोटी कंट्रीज़ हैं और जहाँ पर यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है, मतलब एक जैसे लोग हैं, कल्चर एक जैसा है, लैंग्वेज एक जैसी है, रीजन एक जैसा है, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से चलेगी। फेडरल स्टेट, यहाँ पे क्या होता है? फेडरल स्टेट डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट रीजनल गवर्नमेंट। क्या हो रहा है? जैसे इंडिया की बात है, इंडिया में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है? दिल्ली में है। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट, सारे स्टेट्स में अपनी अपनी गवर्नमेंट है, राइट। दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अलग है और ये सब अलग है। ठीक है, स्टेट की लिस्ट अलग रेडी हुई है कि आप लोग अपने अपने यहाँ पर डिसीजंस ले सकते हैं, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, ठीक है, आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब सेंटर की बात आती है, फॉरेन ट्रेड, डिफेंस, आर्मी, ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े एरियाज़ हैं, उनमें कौन डिसीजन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन एरियाज़। दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, दोनों अपने अपने काम खुद से करते हैं। एंड देयर पावर्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों के पावर कहाँ पर लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। अच्छा, इनके जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, बिल्कुल लिखे गए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा वो कहाँ कहाँ डिसीजन लेंगी, इसके बारे में क्लियरली लिखा है। डिविजन ऑफ पावर्स, हम देख रहे हैं कि दोनों के पावर्स अलग अलग बांट दिए गए हैं। क्यों बांटे हैं? ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सी हर स्टेट्स में अपनी अपनी हाई कोर्ट है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं, तो सबकी अपनी अपनी जुडिशियरी भी है। समझ रहे हैं आप? इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इंडिया में ये चीज़ है, उसी तरह से यूएसए में भी है और कनाडा में भी यही है। ये जो फॉर्म है स्टेट का, ये किन पे अप्लाई होता है, किन पे बेस्ट सूटेबल होता है? जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जिनकी पॉपुलेशंस बड़ी हैं, जहाँ अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर फॉलो होते हैं, जो राइट, नॉर्थ में लोग अलग हैं, वेस्ट में लोग अलग हैं, ईस्ट के लोग अलग हैं और साउथ में भी लोग अलग हैं। कल्चर भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अलग है। अब आता है थर्ड फॉर्म, कन्फेडरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। सेंट्रल की जो अथॉरिटी है वो वीक हो जाती है और जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं के पास ज़्यादातर पावर्स रहती है। कन्फेडरेशन इज़ अ लूज एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट दैट कम टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस लाइक डिफेंस और ट्रेड। इन लोगों ने देखो ग्रुप बना लिया और क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो पड़ गई वीक। बस इसमें इतना ही है। और जो पावर रहता है वो किसके पास रहता है? इन ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो मेंबर हैं इस ग्रुप के, उनके पास ज़्यादातर पावर रहती है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो क्या है? गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो वीक पड़ जाती है। जो मेंबर स्टेट्स हैं वो सॉवरेन रहते हैं, ये अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, इनको किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वॉलंटरी एसोसिएशंस, मतलब मर्जी से ही अपना ग्रुप बनाते हैं, अपने बेनिफिट के लिए ये अपना ग्रुप बनाते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल्स हम देखें, द ओल्ड स्विस कॉन्फेडरेशन, अर्ली यूनाइटेड स्टेट्स अंडर आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। सी ये जो फॉर्म है ना स्टेट का, यहाँ पे यूनिटी लैक करती है। ठीक है, यूनिटी लैक करती है। वो कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी अलग हो गई और इन लोगों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। क्या इन दोनों में आपको लग रहा है कि यूनिटी है? नहीं है, है ना? तो यहाँ पे इस वजह से यूनिटी लैक करती है। अब बात आती है क्वासी फेडरल स्टेट। मैं इसकी बात कर रही थी, ये
इंडिया है। ओके, क्वासी फेडरल स्टेट हैज़ फीचर ऑफ बोथ, यूनिटरी के भी और फेडरल सिस्टम के भी, ये दोनों को मिलाकर बना है। कैसे? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द रीजनल गवर्नमेंट स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी। हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से पावरफुल रहा है हमारे देश में, है ना, राइट। स्पेशली अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लूँ तो कोरोना के टाइम पर हम मोदी जी की बात सुन रहे थे, वो किसके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही तो बिलोंग करते हैं, तो हम उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको सावधानियाँ रखनी है, आपको ध्यान रखना है, आपको बाहर नहीं जाना है, आप इतने रूल्स बताए थे, हम सब ने उसे फॉलो किया, है ना। तो जब इमरजेंसी की बात आती है तब तो कौन पावरफुल रहता ही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो यूं भी पावरफुल ही रहती है। स्टेट गवर्नमेंट से कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सुपीरियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग सेंटर, सबसे पहला फीचर क्या आता है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है। स्टेट्स हैव लिमिटेड ऑटोनॉमी। क्या स्टेट्स फॉरेन ट्रेड की बातें कर सकती है? क्या डिसीजन ले सकती है? नहीं, वो सारे काम किसके रहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इमरजेंसी पावर्स किसके पास होते हैं? सेंटर के पास। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स रहते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, है ना, ये सारी बातें, ये सारे टॉपिक्स किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। एग्जाम्पल, इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर्स। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसका कंक्लूजन हम पढ़ेंगे। द स्टेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट इंश्योर्स लॉ, ऑर्डर एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट का काम क्या है? लोगों का वेलफेयर देखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेट हैव डेवलप्ड टू सूट डिफरेंट सोशल, कल्चरल, जोग्राफिकल कंडीशन। सी, अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि बहुत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है ना। होली का इम्पोर्टेंस यूपी में हम देख सकते हैं, बहुत धूमधाम से बनता है। सफ, है ना, ये कहाँ पे बनता है? महाराष्ट्र में बनता है, बहुत धूमधाम से बनता है। डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री कैसी है, ठीक है, कंट्री के अंदर के लोग कैसे हैं। वाइल यूनिटरी स्टेट्स एम्फसाइज ऑन सेंट्रल कंट्रोल। जो यूनिटरी टाइप है वो क्या कर रहे हैं? सेंट्रल कंट्रोल पे फोकस करता है। लेकिन जो फेडरल स्टेट है वो क्या कर रहा है? पावर को शेयर करके काम कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ सेंटर के पास कंट्रोल है, लेकिन फेडरल में सेंटर और स्टेट दोनों के पास कंट्रोल्स है, दोनों के पास अपने अपने पावर्स हैं। ईच फॉर्म हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड वर्क्स बेस्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशन। अब एक्सप्लेन जे.एस. मिल्स की नोशंस ऑफ लिबर्टी। ये क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873 वॉज अ फेमस ब्रिटिश फिलोसोफर। कौन थे ये? फिलोसोफर थे ब्रिटिश के, और एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। उनके आइडियाज़ किस पे आए हैं? लिबर्टी पे दिए उन्होंने अपने आइडियाज़, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है कॉल्ड एज ऑन लिबर्टी। कब लिखी थी? 1859 में। मिल रोट दिस वर्क to defend individual freedom against unnecessary control by society and the state। उन्होंने किया था ताकि किसी भी इंसान की फ्रीडम पे अननेसेसरी कंट्रोल ना लगा सके। कौन? सोसाइटी या फिर स्टेट। लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, प्रोग्रेस एंड सोशल डेवलपमेंट। एक इंसान की खुशियों के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है? लिबर्टी इंपॉर्टेंट होती है। मीनिंग ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? यस मिल, लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन चॉइस। क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान जो चाहे वो सोच सकता है, बोल सकता है और अपनी मर्जी से काम कर सकता है। ओके, ही बिलीव दैट एवरी पर्सन इज़ द बेस्ट जज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। हर इंसान को पता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, कोई फुटबॉल पसंद करता है, या किसी को पढ़ाना पसंद है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो सबको अपने अपने इंटरेस्ट पता है। देयरफॉर सोसाइटी और गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन इंडिविजुअल्स लाइफ विदाउट स्ट्रॉन्ग रीज़न। इसीलिए एक इंसान की लाइफ में सोसाइटी को या गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
लिबर्टी अलाउज पीपल टू डेवलप देयर पर्सनालिटी, टैलेंट्स, क्रिएटिविटी। लिबर्टी एक इंसान को अलाउ करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, अपने टैलेंट्स को शो कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कीजिए, विच अल्टीमेटली बेनिफिट्स द सोसाइटी एज अ होल। अगर कोई क्रिएटिव तरीके से पढ़ाएगा तो अल्टीमेटली किसको फ़ायदा होगा? उस सोसाइटी के स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, राइट? तो कहीं ना कहीं सोसाइटी आगे बढ़ रही है, सोसाइटी को ही बेनिफिट हो रहा है, राइट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन मिल्स नोशन ऑफ लिबर्टी इज़ द हार्म प्रिंसिपल। सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ओनली पर्पस फॉर विच द पावर कैन बी राइटफुली यूज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। सी मेरी लिमिट है, अगर मैं अपनी लिबर्टी का यूज़ कर रही हूँ तो मेरी एक लिमिट है, मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, मैं किसी को हार्म नहीं पहुँचा सकती हूँ, ठीक है? वर्ड्स 1 minute. An individual is free to do anything as long as their action do not harm others. ठीक है? मेरे पास लिबर्टी है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि मेरे एक्शन की वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस विच अफेक्ट ओनली द इंडिविजुअल शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय सोसाइटी और द स्टेट। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे पढ़ाना पसंद है तो स्टेट या गवर्नमेंट मुझे रोक नहीं सकती है, सोसाइटी भी नहीं रोक सकती है। हाउ एवर एक्शन दैट हार्म अदर्स कैन बी कंट्रोल और पनिश। अगर मेरे वजह से किसी को परेशानी हो रही है तो उसे कंट्रोल किया जाएगा और पनिश भी किया जाएगा। अगर ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, मिल स्ट्रांगली सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। वो क्या सपोर्ट करते हैं कि इंसान को सोचने का भी हक है और उसे बताने का भी हक है। ही आर्ग्यूड दैट एवरीवन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इवन इफ दोज ओपिनियंस आर अनपॉपुलर और रॉन्ग। सी इंसान को अपने ओपिनियंस बताने का भी हक दिया गया है। क्यों? हो सकता है कि वो अनपॉपुलर हो, वो किसी काम के ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सच छुपा हो सकता है, ठीक है? आगे यही बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम साइलेंसिंग एनी ओपिनियन इज हार्मफुल बिकॉज इट मे कंटेन सम ट्रूथ। हो सकता है कि अगर वो इंसान कुछ बोले और कल आने वाली कोई प्रॉब्लम हो वो रुक जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई ऐसी जगह पे, कोई खाली जगह पे कुछ बॉम्ब वगैरह की चीज़ें देख ली हों और उसने हाथों हाथ पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और बाद में पता चलता है कि ओके यहाँ पे कोई गैंग था जो कुछ करने वाला था, जो कुछ गलत करने वाला था और अब वो रुक गया। और अगर हम ऐसे इंसान का मुंह बंद कर देते हैं, ठीक है, अगर वो इंसान का मुंह बंद कर देते तो क्या पुलिस को पता चलता? क्या ये चीज़ रुकती? नहीं। इसलिए लिबर्टी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन फॉल्स आइडियाज़ आर यूजफुल एज दे हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द ट्रुथ बेटर थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ ये लौकी और करेला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है, मैं लड़ने बैठ गई न्यूज़ चैनल पे, फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट आई, उन्होंने मुझे बताया कि ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, ठीक है, आगे जाके आप बुढ़ापे में इन्हीं के सहारे अच्छे रहोगे। तो अब क्या हुआ, बहुत सारी डिबेट हुई, डिस्कशन हुआ और मुझे क्या पता चलता है कि अच्छा ठीक है ये खाना चाहिए, ठीक है खाएंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड प्रिवेंट सोसाइटी फ्रॉम बिकमिंग स्टैग्नेंट। क्या बात, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है, वो सोचने की क्षमता उसकी बढ़ रही है और सोसाइटी को एक जगह खड़ा रहने से वो रोक रही है। कैसे? जैसे कि कुछ साल पहले जो चाइल्ड मैरिज थी वो बहुत प्रेवलेंट थी, लेकिन हमने लोगों ने बात कर करके आज हम यहाँ तक आ गए हैं कि विमेन काम भी कर रही है, वर्किंग विमेन है ना, और साथ में ही वो घर भी संभाल लेती है, ठीक है। तो आज कहाँ से चाइल्ड मैरिज से हम कहाँ तक पहुँच गए, ये सफ़र कैसे तय हुआ? इस लिबर्टी की वजह से तय हुआ। लिबर्टी ऑफ एक्शन एंड इंडिविजुअलिटी। मिल बिलीव दैट लिबर्टी इज़ नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग। ये सिर्फ सोचने तक की बात नहीं है या सिर्फ बोलने तक की बात नहीं है, इसमें और क्या क्या आ रहा है। आप आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं, फ्रीली, एक्टिंग फ्रीली, जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। वो अपनी
वे ऑफ लाइफ, मतलब जैसे वो लाइफ जीना चाहते हैं वैसे वो जी सकें, अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकें, अपनी हैबिट्स चूज़ कर सकें। दिस फ्रीडम एनकरेज इंडिविजुअलिटी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या प्रमोट कर रही है, क्या इंकरेज कर रही है? इंडिविजुअलिटी विच मील कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर आपको रोक टोक लगा दी जाए कि नहीं, आप 9 बजे नहीं उठेंगे, आप 5 बजे ही उठेंगे, तो क्या अपनी लाइफ आप सुकून से रह पाएंगे? Society that allow diverse lifestyle and experiments in living become more dynamic, creative and progressive. एक सोसाइटी जो अलाउ करती है कि आप अपने तरीके से जियो, ठीक है, डाइवर्सिटी में। अब कोई इंसान है जो 4 बजे से उठ रहा है, उसकी प्रैक्टिसेस अलग हैं। कोई इंसान है 12 बजे उठ रहा है, उसका रूटीन अलग है ना। हो सकता है वो नाइट शिफ्ट करता हो, तो वो ऑफकोर्स 12 बजे सो ही गई। तो सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके ड्रीम्स अलग हैं, गोल्स अलग हैं, सबके सपने अलग हैं, है ना। तो सब अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। लिमिट्स ऑफ लिबर्टी। Although Mill strongly supported liberty, he did not believe in absolute freedom. आपको 100% फ्रीडम नहीं दिया गया है, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। लिबर्टी कैन बी लिमिटेड इन सर्टन सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में इसे लिमिट किया जाता है, स्पेशली व्हेन अन इंडिविजुअल एक्शंस हार्म अदर्स। कोई इंसान के एक्शंस की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, तब उसकी लिबर्टी को रोक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट कैन रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ दैट थ्रेटन पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर। पुलिस को पता चलता है कि एक ग्रुप है वो दंगे करने वाला है, तो पुलिस क्या करती है? ऐसे लोगों को रोकती है ना, ऐसे लोगों की लिबर्टी को रोकती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे पब्लिक की सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। ओके, मैं ऑल्सो बिलीव्ड दैट लिबर्टी मे नॉट बी फुली अप्लाई टू चिल्ड्रन। बच्चों के लिए लिबर्टी फुल्ली अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चे रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते, सोच समझ के डिसीजन वो नहीं ले सकते। उनको किसकी ज़रूरत होती है? गाइडेंस की और प्रोटेक्शन की। वो बोले कि हम रोड पे साइकिल चलाएंगे, ठीक है, तो क्या ये सही है? नहीं है। उनकी सेफ्टी पे क्वेश्चन उठ जाएगा, इसलिए वो उनको लिबर्टी इन्जॉय करने का पूरा हक नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मिल, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू मिल, लिबर्टी इज़ एसेंशियल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। ऑफकोर्स अगर ये नहीं होगा तो मैं अपनी लाइफ कैसे फ्रीली जी पाऊँगी, मैं अपना प्रोफेशन कैसे चूज़ कर पाऊँगी, टैलेंट्स, क्रिएटिविटी, ये सब कैसे शो कर पाऊँगी। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस में भी लिबर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर लिबर्टी नहीं होगी तो मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी, लोगों से मिल नहीं पाऊँगी, बातें नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या चल रहा है। हो सकता है कि उनसे मिल के मुझे किसी प्रोडक्ट का आइडिया आ जाए और मैं वो प्रोडक्ट बनाने लग जाऊँ और मेरा बिज़नेस दौड़ लगाने लग जाए, मैं बहुत प्रॉफिट कमाऊँ। तो ये कैसे हुआ? लिबर्टी की वजह से मैं बात कर रही हूँ, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रही हूँ, तभी तो ये हुआ। फ्री इंडिविजुअल्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल, क्रिएटिव एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग। देखा गया है कि जो फ्री इंडिविजुअल्स हैं, जिन्हें लिबर्टी दी जाती है कि आप अपनी लाइफ लीड कीजिए, आपको जैसा करना है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो कभी किसी का कुछ गलत नहीं करते हैं, वो अपने उसूलों पर खड़े रहते हैं। ठीक है, व्हेन पीपल आर अलाउड टू थिंक, एक्ट फ्रीली, सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम न्यू आइडियाज़, इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। मैंने वही कहा, अगर किसी इंसान को लिबर्टी दी गई है तो वो उसे बाहर जाकर बात करेगा, लोगों से बात करेगा, ठीक है, और वहीं से हो सकता है कि चीज़ें बदल जाएं, उससे कोई ऐसा आइडिया आ जाए, कोई ऐसा इनोवेशन वो कर दे जिससे सोसाइटी आगे तो बढ़ ही जाए, साथ में वो इंसान भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाए। Thus, Mill's notion of liberty balance individual freedom with social responsibility। समझ में आया आपको? इसका कंक्लूजन क्या निकला? ये निकला कि लिबर्टी क्या करती है, एक इंडिविजुअल के फ्रीडम को एम्फसाइज करती है, फोकस करती है। लिमिटेड स्टेट इंटरफेरेंस, स्टेट का इंटरफेरेंस लिमिट कर देती है और टू अदर्स, दूसरों को हार्म करने से हमें रोकती है। दिस आइडियाज कंटिन्यू टू बी
relevant in modern democratic society. आज भी तो ये हो रहा है. As they highlight the importance of freedom of thought, expression, individuality for human progress and happiness. आज distinguish between theory of natural rights and theory of legal rights. Next question आपका ये है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देती हूँ. Yes. Rights are essential for dignity, freedom, development of human beings. Rights सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? इज्जत से जीने के लिए, आज़ादी के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारे डेवलपमेंट के लिए भी. डिफरेंट थिंकर्स हैव एक्सप्लेन्ड द ओरिजिन एंड ऑफ राइट्स इन डिफरेंट वेज. सी अलग अलग थिंकर्स ने अपनी बातें बताई हैं कि राइट्स कैसे शुरू हुए, उनका नेचर कैसा है, किस तरह के हैं. टू इम्पॉर्टेंट थियोरीज रिलेटेड टू राइट्स आर थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स एंड थियोरी ऑफ लीगल राइट्स. सी दो थियोरीज़ की यहाँ पे बात की गई है. एक नेचुरल राइट्स, नेचुरल मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ऑटोमेटिक हमें मिल चुके हैं, और लीगल मतलब इन्हें बनाया गया है. ठीक है, देखते हैं. बोथ टॉक अबाउट राइट्स, दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं? राइट्स की. दे डिफर इन देयर सोर्सेस, दोनों के सोर्स लेकिन अलग है, नेचर अलग है, स्कोप भी अलग है. मेन डिफरेंसेस आर गिवन बिलो. सबसे पहले बात आती है मीनिंग की, कि नेचुरल राइट्स का मतलब क्या होता है. ये राइट्स वो होते हैं जो हमें बचपन से ही मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक. जैसे ही आप पैदा हुए वैसे ही वो राइट्स आपके हुए. दीज राइट्स कम फ्रॉम नेचर, गॉड, एंड एग्जिस्ट इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट. आप पैदा हुए हो तो आपको पूरा हक है जीने का, लिबर्टी का और प्रॉपर्टी का. ठीक है, ये कौन बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद अ सर्टेन राइट सच एज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. ठीक है. ऑन द अदर हैंड थियोरी ऑफ लीगल राइट्स क्या कहती है? ये क्रिएटेड है, किसने बनाए? स्टेट ने बनाए हैं. राइट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन दे आर रिकग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ. राइट्स लीगल कब बनते हैं? जब उन्हें एनफोर्स किया जाता है एंड रिकग्नाइज किया जाता है. किससे? बाय लॉ से. थिंकर्स लाइक जेरेमी बेंथम आर्ग्यू दैट विदाउट लॉ देयर आर नो राइट्स. बिना लॉ के राइट्स नहीं हैं. आप बताइए राइट्स कहाँ पे लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. ओके. ऑन फर्दर, रोल ऑफ अ स्टेट. एक स्टेट का क्या रोल है? इन द नेचुरल राइट्स थियोरी द स्टेट डज नॉट क्रिएट राइट्स. ठीक है, यहाँ पे स्टेट का कोई काम नहीं है, लेकिन इनका मेन रोल क्या है? प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द नेचुरल राइट्स दैट पीपल ऑलरेडी पोजेस. ठीक है, इनका काम है कि एक इंसान की जो नेचुरल राइट्स है उनका ध्यान रखना, कि अगर कोई कुछ करता है, अगर कोई भी इंसान किसी को परेशान करता है या उसके राइट तोड़ता है, कि जैसे कोई घर है, अब इस घर में एक आंटी, एक बुज़ुर्ग महिला रह रही थी, 4 लड़के आए, उन्होंने इनका घर तोड़ दिया और इनको घर से बाहर निकाल दिया. तो अब स्टेट का काम है कि वो इन्हें इंसाफ दिलाए, वो इन्हें एक जगह दे, घर दे, वो इन्हें जगह दे रहने की, और इन चारों को पनिशमेंट मिले. ठीक है. इफ़ अ स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट दिस राइट्स, अगर स्टेट ऐसे कामों में फेल होता है, ऐसे राइट्स को ध्यान रखने में फेल होता है, तो पीपल क्या कर सकते हैं? उनके पास एक मॉरल राइट है टू अपोज और चेंज द गवर्नमेंट. ऐसे गवर्नमेंट के अपोज हो जाएं या फिर इस गवर्नमेंट को ही चेंज कर दें. लीगल राइट्स थियोरी क्या होती है? स्टेट इज़ अ सोल अथॉरिटी दैट ग्रांट राइट्स. ठीक है, स्टेट ही देती है हमें वो राइट्स. राइट्स एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेट मेक लॉज एंड एनफोर्स देम. राइट्स इसीलिए तो हैं, क्यों? क्योंकि स्टेट ने तो उसे बनाया है. मैंने आपको बताया ना ऊपर कि स्टेट स्पेसिफिक लॉज भी बने हुए हैं, जैसे लैंड को लेकर बना हुआ है. ठीक है, अगर आप यूपी में हैं तो अलग है, एमपी में है तो अलग है. तो ये सारे क्या हैं? ये लॉज हैं, और ये राइट्स, इसमें राइट्स भी दिए हैं. तो ये किसके लिए ये हैं? स्टेट के लोगों के लिए हैं. और किसने बनाए हैं? स्टेट ने बनाए हैं. इफ़ द लॉ चेंजेस, राइट्स कैन ऑल्सो बी चेंज और विथड्रॉन. अगर लॉ बदलता है तो राइट्स भी चेंज हो जाते हैं, या फिर उसे वापस ले लिया जाता है कि यह अब आपसे आपका राइट नहीं है. नेचर ऑफ राइट्स. राइट्स का नेचर क्या होता है? नेचुरल राइट्स आर कंसिडर यूनिवर्सल एंड परमानेंट. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये कहीं भी चले जाइए, ये आपके साथ रहेंगे, कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता.
दे अप्लाई टू ऑल द ह्यूमन बींग्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ टाइम, प्लेस एंड गवर्नमेंट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस वक्त पे बात कर रहे हैं, कौन सी जगह से बात कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये हर इंसान पे अप्लाई होता है। दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ईजिली, इन राइट्स को आसानी से छीना नहीं जा सकता। लीगल राइट्स आर मैन मेड एंड वेरिएबल, ठीक है। अगर लीगल राइट्स जो हैं वो बने हैं तो हो सकता है कल को वो चेंज भी हो जाए। जैसे वोटिंग राइट्स, पहले 18 एज था, नहीं सॉरी पहले 21 एज था सॉरी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है 18। हो सकता है कल को वापस 21 भी कर दें या फिर 25 भी कर दें। तो ये क्या है, चेंज हुआ है ना। ये राइट्स चेंज हो सकते हैं स्टेट की रिक्वायरमेंट के साथ, जैसे उनको सही लगे। दे डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है। जैसे वर्सेस लीगल बेसिस, नेचुरल राइट्स हैव अ मॉरल बेसिस, ठीक है। ये मॉरल सपोर्ट पे बेस्ड है, ये जो नेचुरल राइट्स है आपके, दे आर बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, रीज़न, ह्यूमन डिग्निटी। जैसे इज्जत के साथ एक इंसान रहे, खुशी से रहे, उस पर कोई restrictions ना हो। इवन इफ अ लॉ डज नॉट रिकग्नाइज दैम, दे आर स्टिल बिलीव टू एग्जिस्ट। ये कहीं लिखा नहीं है कि ये सब होना ही चाहिए, ये एग्जिस्ट करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो एग्जिस्ट करती हैं। लीगल राइट्स आर लीगल बेसिस, दे एग्जिस्ट ओनली व्हेन दे आर रिटन इन लॉ। सी लिखा हुआ जब है इसलिए तो उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, अगर कोई चीज़ लिखी हुई नहीं रहेगी तो उसको कम इम्पोर्टेंस मिलती है ना। बोलते हैं ना, कहाँ लिखा है ऐसा, कहाँ किसने बोला ऐसा, कहाँ लिखा हुआ है। तो जब लीगल की बात आती है तो चीज़ें लिखी हुई होती हैं एंड रिकग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स, कोर्ट्स के द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है, मान्यता दी जाती है। विदाउट लीगल सपोर्ट सच राइट्स हैव नो प्रैक्टिकल मीनिंग। अगर लिखा हुआ नहीं है तो ऐसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल राइट्स इंक्लूड राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। ये सब क्या चीज़ें हैं, ये आपको दी गई हैं, विच आर कंसिडर्ड बेसिक ह्यूमन राइट। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो सबको दी जाती है। लेकिन अगर मैं लीगल राइट्स की बात करूँ, राइट टू वोट, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, ये किस पे डिपेंड करता है, एक कंट्री पे डिपेंड करता है। कंक्लूजन है वो क्या निकलता है कि थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स emphasizes on rights are inherent and exist by nature। ये जो नेचुरल राइट्स है वो कहाँ से मिले हैं हमें, नेचर से मिले हैं, एग्जिस्ट करते हैं पहले से। लेकिन लीगल राइट्स स्ट्रेस करते हैं इस बात पे कि ये किसने दिए हैं, स्टेट ने दिए हैं। किसके थ्रू, लॉ के थ्रू। बोथ थियोरीज आर इम्पॉर्टेंट, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों के बिना लाइफ ईजी नहीं होगी। नेचुरल राइट्स हाईलाइट मॉरल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन डिग्निटी, जहाँ करते हैं प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन थ्रू लॉ। दोनों मिलकर टुगेदर दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फुल मीनिंग ऑफ राइट्स इन मॉडर्न सोसाइटी। दोनों मिलकर ही तो हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं कि हमें किस तरह के राइट्स दिए गए हैं, है ना। कुछ राइट्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ के राइट्स, लीगल राइट्स, ये हमें स्टेट्स ने दिए, ये हमें नेचर ने दिया है। ठीक है, समझ में आता है। आगे बढ़ें। एक्सप्लेन जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिक्स मीन्स दैट men and women do not have equal chances, पावर और रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। क्या बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल लाइफ में, मतलब पॉलिटिक्स में मेन और वुमेन को इक्वल चांसेस नहीं दिए जा रहे हैं। ऑल्दो वुमेन मेक अप about half of the population in most countries, the participation and influence in politics remain much lower than that of men। क्या बताया जा रहा है कि women आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में, मेन के कंपैरिजन में। दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। ये कहाँ पर देखा गया है, लोकल लेवल पे देखा गया है, नेशनल लेवल पे भी देखा गया है और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा गया है कि विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। एंड ये कहीं ना कहीं क्या अफेक्ट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब देखिए विमेन की चीज़ें विमेन बहुत अच्छे से जानती है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें
क्या चाहिए, कैसे रूल्स चाहिए, कैसे लॉज चाहिए जिनसे उनकी लाइफ और अच्छी बन सके, है ना। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट पे भी इसका अफेक्ट हो ही रहा है। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वन ऑफ द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स इज द लो नंबर ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल पोजीशन। आप देखते होंगे कि वुमेन पॉलिटिक्स में है ही नहीं, एक तरह से बहुत कम है। क्यों? पार्लियामेंट, कैबिनेट्स एंड की डिसीजन मेकिंग बॉडीज आर डोमिनेटेड बाय मैन। क्या बताया जा रहा है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो पार्लियामेंट है, कैबिनेट है और जो बड़े बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ है, यहाँ पर ज़्यादातर कौन है? मेन ही है। विमेन आर ऑफन सीन मोर एज वोटर्स। विमेन को क्या देखा गया, कैसे देखा गया है कि अरे ये तो वोटर्स हैं, लीडर्स नहीं हैं, लीडर्स के तौर पे उन्हें नहीं देखा जा रहा है। Even when women contest election, they face more difficulties. कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही है उन्हें? गेटिंग पार्टी टिकट्स। उन्हें डिफ़िकल्टी आती है किन्हें? विमेंस को पार्टी टिकट्स लेने में। उन्हें कैंपेन सपोर्ट नहीं मिल पाता प्रॉपरली, मीडिया का कवरेज भी नहीं मिल पाता है। एज अ रिजल्ट देयर वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस आर नॉट इक्वली रिफ्लेक्टेड इन लॉज एंड पॉलिटिक्स। अगर उन्हें मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, कैंपेन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगी, है ना। Social and cultural barriers, traditional beliefs and social norm play a major role in limiting women's political participation. ये जो पुराने ज़माने के रीति रिवाज चलते आ रहे हैं कि लड़कियां, औरतें घर संभालने के लिए ही हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? एक औरत को लिमिट कर देता है ना। ये कहीं ना कहीं मेंटली बहुत अफेक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें। इन मैनी सोसाइटीज़ पॉलिटिक्स इज़ कंसिडर्ड मैन फील्ड। ये आदमी लोगों के काम की जगह है और विमेंस को क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने घर का काम संभालें, बच्चों का ध्यान रखें, परिवार का ख्याल करें। विमेन हु एंटर पॉलिटिक्स एंड समटाइम्स आर जज्ड मोर हार्शली देन मैन। अगर कोई भी औरत पॉलिटिक्स में एंटर करती है तो उसे बहुत बुरी तरह से जज किया जाता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? मैन को भी करता है लेकिन इतना नहीं करता जितने एक विमेन को किया जाता है। मे फेस क्रिटिसिज्म फॉर नेग्लेक्टिंग फैमिली ड्यूटीज़। उसे बोला जाता है अरे घर जाओ, काम संभालो, ये सब हम मर्द लोग कर लेंगे। सच एटीट्यूड डिस्करेज मैनी केपेबल वुमेन फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल लाइफ। ऐसे जो एटीट्यूड्स होते हैं ये वुमेन को अंदर ही अंदर मेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिक्स ऑफन रिक्वायर्स मनी फॉर कैंपेनिंग, ट्रैवल, पब्लिसिटी। क्या होता है पॉलिटिक्स में? क्या हम सब देखते हैं कि क्या चाहिए? मनी चाहिए। किसके लिए? कैंपेनिंग करने के लिए। उन्हें अलग अलग जगह जाना पड़ता है, पब्लिसिटी के लिए ढोल वगैरह करने पड़ते हैं, बहुत पोस्टर सब छपवाने पड़ते हैं। वुमेन ऑन एवरेज हैव लेस एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जनरली वुमेन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं। क्यों? ड्यू टू वेज गैप, उन्हें पैसे कम दिए जाते हैं। लिमिटेड प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी उनके पास लिमिटेड होती है। और इकोनॉमिक डिपेंडेंस, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से सपोर्ट लेना पड़ता है। दिस इकोनॉमिक डिसएडवांटेज मेक्स इट हार्डर फॉर वुमेन टू कम्पीट विथ मैन इन इलेक्शन। ये कहीं ना कहीं वजह होती है कि वो मैन के साथ कम्पीट नहीं कर पाती है इलेक्शंस में। लैक ऑफ फंडिंग ऑल्सो रिड्यूस देयर चांसेस ऑफ विनिंग एंड कंटिन्यूइंग अ पॉलिटिकल करियर। जब फंडिंग की कमी हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं वजह बन जाती है किस चीज़ की? उनके हारने की और पॉलिटिकल करियर में कंटिन्यू रहने की। एंड हैरेसमेंट इन पॉलिटिक्स, हम सब जानते हैं कि विमेन को ये चीज़ तो डील करनी ही पड़ती है, पता नहीं क्यों। विमेन इन पॉलिटिक्स फ्रीक्वेंटली फेस वायलेंस, हैरेसमेंट एंड इंटिमिडेशन। उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है? वायलेंस फेस करना पड़ता है, हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। दिस कैन इंक्लूड वर्बल अब्यूज़, उन्हें बहुत कुछ गलत भी बोला जाता है, ऑनलाइन ट्रोलिंग की जाती है, थ्रेट्स, उन्हें धमकियाँ दी जाती है, इवन फिजिकल वायलेंस भी उन्हें सहन करना पड़ता है। सच एक्सपीरियंस क्रिएट फियर एंड स्ट्रेस। ये कहीं ना कहीं विमेन के मन में एक डर कर जाती है कि हमें ये सब डील करना पड़ेगा, तो रहने ही दो,
हम पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं। पुशिंग मैनी वेमेन टू लीव पॉलिटिक्स सी, इसी वजह से वो क्या करती हैं, एक अगर वो थोड़ा आगे बढ़ती भी हैं तो इन चीज़ों से वो डर कर पीछे हट जाती हैं और अवॉइड एंटरिंग इट ऑल टुगेदर। वो फिर सोचती है कि नहीं नहीं, इससे अच्छा है कि हम रहने ही दें, हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें। मैन भी ये चीज़ें फेस करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर, लेकिन वुमेन की जब बात आती है तो वो ज़्यादा टारगेट होती हैं। क्यों? उनके जेंडर की वजह से। लिमिटेड रोल इन डिसीजन मेकिंग, इवन व्हेन वुमेन आर प्रेजेंट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अगर वो हैं भी तो उनके पास ये पावरफुल पोजीशंस नहीं दी जाती हैं उन्हें। दे ऑफन गिवन रोल रिलेटेड टू सोशल इश्यूज़, ठीक है, उन्हें क्या दे दिया जाता है, एजुकेशन देखो, हेल्थ देखो, लेकिन मेन को क्या करते हैं, लेकिन मेन को कैसे एरियाज़ दिए जाते हैं, डिफेंस के, फाइनेंस के, फॉरेन के। वुमेन को ऐसे एरियाज़ नहीं दिए जाते हैं। इट्स वुमेन्स इन्फ्लुएंस ओवर मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल डिसीजंस, इस वजह से वुमेन को ये जो नेशनल लेवल की बातें हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के डिसीजंस हैं, उन पे उनका इन्फ्लुएंस हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उन्हें वो एरियाज़ दिए ही नहीं जाते हैं। उन्हें क्या दिया जाता है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इश्यूज़ दिए जाते हैं उन्हें। ओके, स्टेप टू रिड्यूस जेंडर इक्वालिटी, क्या किया जा सकता है कि ये थोड़ी कम हो जाए, ये इक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी में बदल जाए, क्या कर सकते हैं हम? मैनी कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस मेजर्स लाइक रिजर्वेशन और कोटा सिस्टम। किस लिए? टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन, कि भाई अगर 100 सीट्स है तो इसमें से 30 सीट्स वुमेन की होंगी। वो इस तरह का रिजर्वेशन सिस्टम चला सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, ताकि वो एम्पावर कर सके विमेन को कि आप आइए पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कीजिए। एजुकेशन एंड चेंजिंग सोशल एटीट्यूड्स आर क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म इक्वालिटी। सी, अगर स्कूल में ये बताया जाएगा कि विमेन का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेंज होगा, है ना, और कहीं ना कहीं जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ पे फोकस करेंगी कि पॉलिटिक्स में वुमेन का भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आप याद रखना इसे। सो हम देखेंगे कंक्लूजन। जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिक्स weakens democracy because it exclude half of the population from meaningful participation। See, आधी population हमारी women की है ना, और आप इनमें से ही पॉलिटिक्स में किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे तो आप कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को वीक कर रहे हैं। इंश्योरिंग इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर women leads to more inclusive, fair and balanced decision making। ठीक है, अगर वो women रहेंगी तो वो अपने लिए, अपने जैसों के लिए सही रूल्स, सही लॉज, सही डिसीजंस लेकर कहीं ना कहीं दूसरे वुमेन का, गर्ल्स का ही डेवलपमेंट करेंगी। ओके, रिड्यूसिंग दीज इनइक्वालिटीज़ रिक्वायर्स लीगल रिफॉर्म्स। हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लॉफुल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें लॉ का सपोर्ट रहेगा तो ये चीज़ें, ये जो इनइक्वालिटीज़ है वो कम हो सकती है। सोशल चेंज, लोगों की जो सोच है उसे हमें बदलनी पड़ेगी। एक्टिव सपोर्ट फॉर वुमेन्स लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, आपको एक्टिवली सपोर्ट करना पड़ेगा वुमेन का पार्टिसिपेशन, वुमेन की लीडरशिप किस में? पॉलिटिक्स में। ओके, सो थैंक यू सो मच।